गलीद के फ्लैट के बिल्कुल सामने पहुंचे तो तीन तरफ से हम पे अंधाधुन फायरिंग स्टार्ट हो गई। मगर हम पढ़ चुके थे, हम समझे मर ही गए। एकदम पीछे से रूफी की आवाज इस कान में बहुत जोर से उसने कहा, नवेद भाई निकले उठे। तो हमें लगा यार हम जिंदा है। पहले फायर में नजीब भाई ने मेरे हाथ मारा, बोला लाइट बंद करो। हम जब रिमिडियल में घुसे तो हमको खून में लथपथ दिखता हुआ लोग चीखे मार के बाहर निकल रहे थे। मैंने कहा बहादुर भाई हमको गोलियां लगी हैं, हम जख्मी हैं, नजीब भाई भी जख्मी है, रिमिडियल में है। बोला ये फायरिंग तुम पे हो रही थी? मैंने बोला जी हम पे ही हो रही थी। कैसा है नजीब? मैंने कहा जख्मी है। बोला बस रखो फोन रखा है। और मेरे ख्याल में उड़ते हुए आए होंगे हजारों लड़के जो है बाइकों पे गाड़ियों में बड़े जुलूस की शक्ल में वो आगा खान से निकले। और उसके बाद मेरे ड्राइवर को अपनी जुबान में समझाया कि इधर से जाना है। वो मार के भी शर्मिंदा है और वो शहीद होके भी जिंदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद ज़ुबैरी, सिचुएशन रूम के एक अहम प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम पार्ट 2 है नजीब शहीद के प्रोग्राम का, जिसमें कि हमने पहले प्रोग्राम में उनके दोस्तों की ज़ुबानी आपको बताया कि नजीब शहीद कौन था, कैसा लीडर था, क्या करिश्मा था उसकी लीडरशिप में, और उसके बारे में जितनी भी गलत फहमियाँ या जितनी गलत बातें मशहूर की गई थी उसको हमने अपने पिछले वाले प्रोग्राम से आपको उनकी दोस्तों की ज़ुबानी बता दिया। आज ये पार्ट 2 जो है, इसमें ख़ास तौर से हम वो बताएंगे नजीब की शहादत का वाक़या, जिसमें मैं ख़ुद शामिल था, मैं ख़ुद ज़ख्मी हुआ। उस गाड़ी में मैं मौजूद था नजीब भाई के साथ जिस वक्त ये वाक़या पेश आया। तो मैं आज उसकी तफसीलात आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं दो बातें क्लियर कर दूँ। एक डिजिटल मीडिया के प्रोग्राम में, मैं नाम नहीं लेता, सबको पता ही है, मैं ये तासुर दिया गया, एक गाड़ी दिखाई गई स्लोन गाड़ी वाइट कलर की, जिसको बोला गया बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, और ये नजीब शहीद को किसी अरबी को शिकार करने पे तोहफे में मिली थी। तो दो बातें, एक तो जो गाड़ी दिखाई गई वो 91-92 मॉडल की कोई गाड़ी थी, और नजीब भाई शहीद हुए 90 अप्रैल में। दूसरी बात, स्लोन गाड़ी थी ही नहीं हमारे पास सर्फ जीप थी ग्रे मेटेलिक कलर की, और वो 2 डोर थी, 3 डोर, एक पीछे का 2 आगे के डोर थे, वो थी। और अरबी तो क्या, किसी को भी नजीब भाई शिकार करा ही ना देते। तो नजीब भाई ने कभी किसी अरबी को कोई शिकार नहीं कराया। जो लोग आपने दोस्तों को ज़ुबानी सुनी लिया किस किस्म का उसका किरदार था, तो वो शिकार करा ही नहीं देता कहीं। और वो उन लोगों में नहीं था जैसे कि आजकल होते हैं, शिकार कराते हैं और शिकारियों अरबियों के पीछे और वो उनसे चीज़ें लेते हैं मरात। तो उसने तो ज़िंदगी में किसी से मरात ली ही नहीं, हमेशा वो गिव इन हैंड ही रहा। अब चलते हैं वाक़ये की तरफ। रमज़ान था और हम मेरे घर से रवाना हुए, नजीब भाई, मैं और साथ में खालिद डालमिया था और रूफ़ी था। वो दोनों पीछे बैठे हुए थे, मैं और नजीब भाई आगे थे। हम लोगों ने अफ्तारी में जाना था, यहीं क्लिफ्टन में आना था। नजीब भाई की रिश्तेदारों में ही एक कोई अफ्तारी थी किसी की, उसमें हमने जाना था। हम गए, हम थोड़ी देर के लिए नॉर्थ आना, बस जौद्दीन के पीछे। किसी को टाइम दिया हुआ था नजीब भाई ने, लड़कों को वहाँ जमा थे, उनसे मुलाकात हुई। हार्डली 15-20 मिनट हम लोग वहाँ रुके, सबसे मिले, क्योंकि वो जिसको टाइम देते थे मिलते ज़रूर थे, हालांकि टाइम बहुत कम था, फिर भी हम उनसे मिले। और उनसे मिलने के बाद हम अफ्तार से थोड़ी देर पहले पहुँच गए क्लिफ्टन। उसके बाद अफ्तारी हुई। अफ्तारी के बाद क्योंकि तकरीबन हम लोग साथ ही खाना खाते थे, मेरे घर के पीछे एक घर था, वहाँ काफ़ी लड़के रह रहे थे, तो नजीब भाई ने खाना नहीं खाया, बस अफ्तारी की और बोला बस चलते हैं। और हम वहाँ से निकल गए अफ्तार करने के बाद। कोई 7:45 का टाइम होगा। हम निकल के हम आए अपने रूटीन रास्ते से हम आ रहे थे। तो नॉर्थ नाज़ाबाद का जब हमने पुल उतरा, जो मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के पास पहले पुल हुआ करता था, तो उसके बाद तो लाइट जा चुकी थी। तो नजीब भाई गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और हम लोग रास्ते में जा रहे थे, हंसी मजाक करते हुए, जैसे कि आदत थी अपनी बातें करते हुए। जिस वक्त हम आई ब्लॉक के साथ हम लेफ़्ट साइड को मुड़े तो शदीद अंधेरा था, लेकिन कुछ अजीब सा तासुर था कि जैसे कि कोई नहीं, इंसान को फीलिंग होने लग जाती है कुछ होने वाला है। तो वहाँ जब हम अपने घर की तरफ जा रहे थे, जो आई ब्लॉक का नाला है बीच में, अगर आप लोगों ने देखा हो, तो वहाँ पे एक शराड गाड़ी हमारे पीछे लगी क्या पीछे से आई। तो हमको लगा, जी भाई को लगा कि ये इसको ज़रा चेक तो करते हैं। तो हमने जैसे ही गाड़ी नाले से इस तरफ घुमाई तो फिर वो हमारे आगे हो गई, तो हम उसके पीछे थे। बहरहाल रूटीन का रास्ता था हमारा, वो हमारे आगे आगे थी, हम पीछे पीछे थे।
तो जब हम वापस मोड़ के खालिद बिन वलीद के फ्लैट के बिल्कुल सामने पहुंचे तो तीन तरफ से हम पे अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट हो गई। फायरिंग इतनी शदीद थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, मतलब इतनी शदीद, तीन तरफ से आपसे कई कलशनकोफ की गोलियां बरस रही हों तो कैसा होता है भाई, आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, हमने भी फिल्मों में देखा, ज़िंदगी में पहली बार वो महसूस किया। गोली मुझको लगी और मुझके साथ ही मेरे ख्याल में एक ही गन की गोली थी जो मुझको भी लगी, फिर नजीब शहीद को भी लगी, पीछे खालिद डालमियों को लगी। वो गाड़ी के इस तरफ से, क्योंकि गाड़ी लेफ्ट हैंड ड्राइव थी, नजीब भाई इस तरफ बैठे हुए थे और मैं इधर था, तो मुझको जैसी लगी तो मैं नजीब भाई के साथ ऐसे हो गया बिल्कुल उनके ऊपर ना, उनको वो जैसे चिमट नहीं जाते हैं ऐसे। और एक काफ़ी देर तक जब फायरिंग हुई, जैसे सबने अपने ब्रश जब खाली किए तो उसी वक्त खालिद डालमिया जो पीछे बैठा था उसके पास कलाशनकोफ थी, हमारे पास लाइसेंस वाले थे, हम सबके पास लाइसेंस वाले असले थे। वो खालिद डालमिया क्योंकि जख्मी हो चुका था, उसने मेरे सीधे हाथ के कंधे पे बड़ी मुश्किल से वो नाल रखी जो कि तकरीबन थोड़ी आगे थी, बाकी वो पीछे थी, और उसके बाद उसने उसका ब्रस्ट मारा। और वो इस तरह के पहली दूसरी गोली के बाद तो आप इतने करीब से चले, आपको पता है बिल्कुल कान सुन हो गए। लेकिन जो लोग हमारी तरफ आगे आ रहे थे वो समझ रहे थे कि ये सब शहीद हो चुके हैं, अंदर ही मर गए हैं अंदर, और वो जो कुछ करते थे वो करने के लिए आ रहे थे। तो जब आगे से ब्रश चला तो वो ऐसे उड़ के गए कि जैसे कि वो हवा में उड़ रहे हो, और उसके बाद उधर सैकड़ों लोग थे और ऐसा लगा जैसे कि शहद की मक्खी के छत्ते में हाथ नहीं लगा दें तो जिस तरह मक्खियाँ उड़ जाती हैं, इस तरह वो भाग रहे थे। तो मैं नजीब भाई के साथ ही बिल्कुल था, कलमा अगर हम पढ़ चुके थे, हम समझे मर ही गए। तो एकदम पीछे से रूफी की आवाज़ इस कान में बहुत ज़ोर से उसने कहा, नवेद भाई निकले उठें। तो हमें लगा यार हम जिंदा हैं, अभी ज़िंदा हैं। तो बस ये एक आवाज़ ने ही हमें दोबारा वो ज़िंदा किया। मैं राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ आया और वो दरवाज़ा खोला, कूदा, निकल के नजीब भाई को उतारा, साथ में सीट पीछे कर दी। मैंने कहा खालिद निकल। खालिद निकला, मैं वापस उस तरफ की तरफ भागा। अंधेरा था, भाग रहे थे बुरी तरीके से, तो मैं भी उनमें ही भाग रहा था। मेरे पास पिस्टल थी, उसकी गोलियां ख़त्म हो चुकी थी, वो पीछे की तरफ हुई हुई थी। तो भागते भागते मैंने कोशिश की कि उसको आगे कर लूँ, क्योंकि मेरी कोशिश ये थी कोई गाड़ी, कोई बाइक, कोई चीज़ लूँ कि वापस आऊँ इस तरफ। तो हार्डली 200 मीटर के करीब गया हूँगा, तो आगे दूध की दुकान होती है वहाँ पे। मेरे मोहल्ला था, मेरी गलियाँ थी, एक एक चीज़ पता थी। तो मैंने एक यहाँ देखी जो मैंने उससे रजिस्ट की, किसी मुझे दो, तो उसने मुझे दे दी। उसने कहा नवीद भाई ले ले, आप ले लें लेकिन उस तरफ मत जाइएगा। समझ के पहचानता था, हमारा मोहल्ला था। तो बहरहाल मैंने बाइक स्टार्ट की और मैं उसी तरफ गया जहाँ नजीब भाई बैठे थे। अगले मिनट में मैं उधर ही पहुँच चुका था जहाँ नजीब भाई को बैठाया था, वो वहीं थे। नजीब भाई के पास जाके मैंने ज़ोर से बोला नजीब भाई बैठे। तो नजीब भाई बिल्कुल ऐसे जैसे आदमी नहीं चौकन्ना सुन बैठा होता है, ऐसे बैठे हुए थे, और वो एकदम उठे और मेरे साथ बाइक पे बैठ गए। मैं जैसे ही कि मैंने क्लच दबाया करने के लिए, खालिद को बिठाओ, तो वहीं पीछे खालिद डालमिया भी बैठा हुआ था। वो बड़ी मुश्किल से अपने एक हाथ से अपनी एक टांग जो उसमें गोलियां लगी हुई थी, टूटी हुई भी थी, उससे उसके एक हाथ और एक टांग दोनों गोलियों से टूट चुकी थी खालिद डालमिया की। शदीद खून बह रहा था, तीनों की खून बह रहा था। बहरहाल बैठे, और पीछे जिसने ये इलाका देखा नॉर्थ नांदर का पता है, नाले से पीछे रेमिडियल हॉस्पिटल है मेन रोड पे। मैं उसके बाद अपनी बाइक पे हम तीनों बैठे हुए हैं और रेमिडियल की तरफ गए। बीच में हम पे एक धक्का दुक्का फायर हुए। पहले फायर में नजीब भाई ने मेरे हाथ मारा, बोला लाइट बंद करो। आप अंदाज़ा लगाएं उसकी दिमाग का कि वो कितना वो था। और मैंने एकदम हेडलाइट बंद की ताकि हम नज़र ना आए अंधेरे में। फिर हम हार्डली 2 मिनट में हम रेमिडियल के अंदर थे। जब रेमिडियल के अंदर मैं घुसा हूँ, पिस्टल मेरे हाथ में थी, तो फायरिंग की इतनी शदीद आवाज़ थी इलाके में कि सब एक खौफ तारी था। अफ्तार के बाद का टाइम था, 9 बजे का कोई टाइम रहा होगा। एनीवे, हम जब रेमिडियल में घुसे तो हमको खून में लथपथ दिखता हुआ लोग चीखें मार के बाहर निकल रहे थे, पिस्टल हाथ में देखी। तो रेमिडियल वाले जानते थे, हमारे ही कुछ अजीज़ थे, उनका वो हॉस्पिटल था, तो वो सामने बैठे हुए थे।
वो भागते हुए आए। तो मैंने बोला अरे डॉक्टर इसको तो रोको, तो 2 नर्स और एक मेल नर्स और डॉक्टर को रोका, बाकी दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करके मैंने बोला इधर से हट जाओ, और उनकी फर्स्ट एड नजीब भाई की और उनकी शुरू हो गई। नजीब भाई को यहाँ इधर कान के पीछे गोली लगती भी गई थी, अर्ली आधे इंच का वो था, और ये अंगूठा इनका इस जगह से उड़ चुका था। मुझे बैक पे 2 गोलियां लगी थी और खालिद डालमिया सबसे ज़्यादा जख्मी था। तो उसके बाद उन्होंने जो फर्स्ट एड देनी होती है वो दे रहे थे, मैंने नहीं फर्स्ट एड की। मैं आया फ़ोन पे रिसेप्शन पे, वहाँ से मैंने पहला फ़ोन मिलाया उस वक्त के नॉर्थ नाज़ाबाद के SHO राव अनवार को। 2-3 बैले बजी, नहीं उठाया, मैंने काटा। दूसरा फ़ोन मैंने मिलाया SHO उस वक्त के इंस्पेक्टर बहादुर अली होते थे हमारे मोहल्ले के ही। तो मैंने उनको फ़ोन मिलाया, पहली बैल पे उन्होंने उठा लिया। अच्छी तरह जानते थे, हमारा इंट्रैक्शन होता रहता था उनसे, हम सब अहदेदार भी थे PSF के। तो मैंने कहा बहादुर भाई हमको गोलियां लगी हैं, हम ज़ख्मी हैं, नजीब भाई भी ज़ख्मी है, रिमीडियल में है। बोला ये फायरिंग तुम पे हो रही थी? मैंने बोला जी हम पे ही हो रही थी। कैसा है नजीब? मैंने कहा ज़ख्मी है। बोला बस रखो फ़ोन रखा है, और मेरे ख्याल में उड़ते हुए आए होंगे वो। मकसद हार्टी 3 से 4 मिनट में जो है वो उधर मौजूद थे, और दरवाज़ा बंद था। बाहर कुछ लोग थे, अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो लोग बाहर गए थे उन्होंने ऐसी बातें बोली थी कि पता नहीं जैसे कि कोई बम है या क्या है। बहरहाल वो जिससे ही वो आए, मुझे बाहर गोलियों की आवाज़ आई, मैं और चौकन्ना होकर बैठ गया। तो मैंने देखा बहादुर अली ने हाथ चलाया कि मैं हूँ। तो मैं गया, फिर मैं दरवाज़ा खोला, वो आए, और उन्होंने जब तक नजीब भाई को फर्स्ट एड दे चुके थे, खून रुक चुके थे, उन्होंने बोला ले चलो। नजीब भाई की ने बोला अब बादशाह लेके नहीं जाना। उसने बोला बेफिक्र हो जाओ, तुम आओ। मैं और नजीब भाई अपने पैरों पे चलते हुए, उनकी जो मोबाइल थी मुसलसल उनके गार्ड फायरिंग हवाई कर रहे थे, ताकि जो लोग उस तरफ जमा थे वो भागे, दूर हो। उसके बाद वो खालिद डालमिया यूँ ज़्यादा जख्मी था, उसको उठा के मोबाइल में डाला गया। हम दोनों अपने पैरों से चढ़े, और उसके बाद बहादुर अली शहीद ने बहुत ही तेज़ी से गाड़ी चलाई। नजीब भाई को ऐसे लिटा के, उनका सर मेरे उसमें था और मैंने यहाँ रखा हुआ था। हम बातें कर रहे थे कि चलो अब तो बच गए हैं, देख लेंगे अब जो भी होगा इंशाल्लाह ताला। तो हम 20-22 मिनट में आगा खान हॉस्पिटल में दाखिल हो गए। सड़कें खाली थी, सुनसान था, जंगल की आग की तरह खबर फैल चुकी थी हमारे ज़ख्मी होने की। हालांकि कोई मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, लेकिन बहुत तेज़ी से ये खबर फैली। जब हम आगा खान पहुँचे तो आप इसका भी अंदाज़ा लगाएं कि मैं और नजीब भाई अपने कदमों से चलते हुए एमरजेंसी गेट, जो पुरानी एमरजेंसी होती थी आगा खान की, हम गए, खालिद डालमिया को स्ट्रेचर पे लेके गए। अब वहाँ जो उनका अपना प्रोसीजर होता है वो स्टार्ट हुआ। उसका नजीब भाई से बार बार सवाल पूछे थे, एक ही सवाल दूसरे जब तीसरी दफ़ा पूछा तो नजीब भाई ने कहा मैं जो है कॉन्शियस हूँ, एक सवाल बार बार नहीं करो, आई एम ऑल राइट। तो उस दौरान खालिद डालमिया को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, और जब तकलीफ़ होती है, उम्रें कितनी थी, 24 साल, 25 साल, 23 साल ये उम्रें थी। तो उसने किसी बॉडी जब टूटी होती है टांग की और गोली लगी भी होती है तो दर्द हो रहा होता, तो उसने ज़ोर से कोई अपने दर्द की आवाज़ निकाली। तो नजीब भाई ने सर उठा के बोला, एक मखसूस नाम था खालिद का जो नजीब भाई प्यार से लेते थे, वो हमारे दोस्तों को पता है, वो नाम लेके बोला ओह अब आवाज़ नहीं आए। उसके बाद ऐसा सन्नाटा था कि पिन ड्रॉप साइलेंस जिसे कहते हैं। मैं अभी भी ये वाक़या बयान कर रहा हूँ, अब यकीन माने मैं उसी जगह उसी लम्हे में मौजूद हूँ जैसे कि मेरी आंखों के सामने ये सब हो रहा है। मेरे बहादुर अली इतनी देर में आए, उन्होंने बोला इसको उस वक्त तक मैं ऐसे बैठा हुआ था बिल्कुल ना उस पर स्ट्रेचर पे, टांगे नीचे रख के। उसको बोला इसको भी तो देखो। तो जब देखा तो मेरी पूरी पीठ पीछे लाल थी, क्योंकि भागने की वजह से खून बहुत ज़्यादा ज़ाया हो चुका था। तो उस वक्त फिर मुझे लिटाया, कमीज़ फाड़ी, और फिर मेरा वो शुरू हुआ। तो ऑपरेट हो रहा था एक ही थिएटर में, हम लोगों को दोनों को तीनों को वो कर रहे थे। फिर मुझे एक्सरे के लिए उनको डाउट था कि किडनी ना डैमेज हो, मुझे दूसरी जगह लेके गया। मैं चल के गया पैदल पाँव से। उसके बाद थोड़ी दूर के बाद फिर मुझे उन्होंने व्हीलचेयर में बिठा दिया ज़बरदस्ती कि आप बैठ जाए। बहरहाल गए और उधर खड़े होके मेरे बैक का वो हुआ,
मैं वापस थिएटर में आया, नजीब भाई की बैंडेज हो चुकी थी, खालिद डालमिया को लेके जा चुके थे, उसके ऑपरेशन ज़्यादा होना था तो दूसरे वाले थिएटर में। आपको मैं क्या बताऊं, मतलब ये वो चीज़ें जो हम, उसके बाद रऊफ नागौरी पहुंच चुके थे, आमिर रिजवी पहुंच चुके थे, एक और आमिर रिजवी हैं जो हमारे दोस्त हैं जामिया कराची के, वो भी पहुंच चुके थे, उनको देखा। डॉक्टर शाहिद दानिश, ये सब मशहूर नाम है, उस तक सब PSF के होते थे, वो पहुंच चुके थे। उस्ताद मसरूर पहुंच चुके थे और कई लोग जो अंदर आए। बाकी तो मजमा था जिनको अंदर ही नहीं आने दे रहे थे, हमारे अपने लड़के भी खड़े थे, उनको नहीं आने दे रहे थे क्योंकि वो हो रहा था। मगर ये सीनियर लोग थे तो आगे हमें देख रहे थे, पूछा क्या हुआ क्या नहीं, बताया मैंने ये जो हुआ। तो उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में ले गए गोली निकालने के लिए। उसके बाद जो है कुछ इंजेक्शन लगाए, उसके बाद मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ मेरे साथ। जो भी ऑपरेशन की प्रोसीजर था वो हुआ। नजीब भाई का अलग हुआ, सबसे स्टेबल नजीब भाई थे हम लोगों में ना, बिल्कुल मतलब बिल्कुल सही सेट वो, और सही बात कर रहे थे, कोई ऐसी चीज़ डेंजरस की थी नहीं। हम दिली तौर पे हम बहुत खुश थे, कम से कम मैं बहुत खुश था कि मैंने जो है एक कहता है ना उस वक्त होता है कि यार दोस्ती का हक अदा किया, गोलियों की पोशाड़ में आके लेके गए। उस वक्त परवाह ही नहीं थी हमें किसी चीज़ की सिवाय नजीब की, मोहब्बत ऐसी थी दोस्तों की। उसके बाद जब सुबह हम उठे तो सबसे पहले ही उठते साथ ही एक मैं और खालिद डालिम हम एक ही रूम में थे, नजीब भाई नहीं थे। तो मैंने पूछा नजीब भाई कहाँ हैं? तो बहुत दफ़ा पूछने के बाद जब बहुत ज़्यादा मैं गुस्सा हुआ, क्योंकि मैं सीनियर था नजीब भाई के बाद, हम 2-3 ही लोग सीनियर थे, तो मैंने बुला के पूछा तो फिर मुझे डॉक्टर शाहिद ने बताया कि उनका रात गए ऑपरेशन हुआ है और आगा खान की सिटी स्कैन की मशीन ख़राब थी, तो उनको लेकर नेशनल लेके गए। वहाँ से पता लगा कि क्लॉट ब्लॉट बना है और जनाब फिर उनका ऑपरेशन हुआ और वो ऑपरेशन के बाद रिकवरी में है। बस वहाँ से जो है जो लोग आते थे बजाय जो जिस तरह रात को खुश खुश चेहरे थे वो सब बुझे बुझे आए। और मतलब अब ये 7 से लेके आप देखें 11 को उनकी शहादत का ऐलान किया है। 8 तारीख की रात को मैं जब बहुत ज़्यादा हो गया तो मुझे दिखाया गया दूर से कि ये नजीब भाई अनकॉन्शियस थे और उनको ऑक्सीजन जिसे कहते हैं वो लगी हुई थी और बिल्कुल अनकॉन्शियस थे। तो उसके बाद हम लोगों का अजीब ही हाल था। सब एक दूसरे को दिलासे तो दे रहे थे लेकिन सबको पता था कि नजीब इज़ नो मोर, लेकिन किसी में कहने की हिम्मत नहीं थी। ये टाइम जो लिया गया था वो आपने सुना होगा कि बादशाह या सदर मर जाए तो मुल्क में इंतजाम करने के लिए टाइम लेते हैं। नजीब भाई तो मेरे 7 या 8 तारीख को एक तरीके से फिज़िकली उनका हो चुका था और उनको जो है वेंटिलेटर पे रखा हुआ था, लेकिन वो इंतजाम करने थे। शहर में फ़ौज आ चुकी थी, पूरी MKM भूख हड़ताल में बैठ चुकी थी। FIR मैंने उस वक्त कटाई नजीब भाई की, मैं मोदी बना उसमें FIR कटी, सबको पता है। वो पहली FIR थी अल्ताफ़ हसन और खालिद बिन वलीद के ख़िलाफ़ जो कटाई थी, वो मैंने अपने आंखों के सामने से देखा था। खालिद बिन वलीद को जो फायरिंग हो रही थी सबसे पहला आदमी मुझे वही नज़र आया था। उसके घर के नीचे से ही हो रही थी, उधर कोई अफ्तार पार्टी थी, उसके बाद वो नीचे लोग जमा थे। एनीवे उसके बाद उसकी शहादत का वाक़या होता है। आखिरी वाक़या और बता दूं तो जब उसकी जनाजे को लेके जा रहे थे तो उनकी पहले तो कोशिश ये थी कि मैं जाऊं ही नहीं साथ ना, बड़े उससे कि इसके टाँके हैं, ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे। मैं अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ था कि नहीं मैं जाऊंगा और मैं ही साथ जाऊंगा। और मैं और उनका जनाजा रखा हुआ था और एक ड्राइवर था, हम 3 ही लोग उस गाड़ी में थे। मुझे ला के एक रूट दिया गया, उससे पहले आधे घंटे तक पता नहीं कौन कौन समझाता रहा है। इवन मसरूर भाई भी समझाते रहे कि यहाँ से जाना है, वो बताते रहे इस रूट से जाना है, यहाँ फौज लगी हुई है, वो लगी हुई है, शहर में हालात ख़राब है। जो रास्ता मुझे बताया गया था वो आगा खान से निकल के जनाब नीपा की तरफ और नीपा से फिर सीधा और वो उधर। तो बहरहाल जब वो बैठ गए हम गाड़ी में, उसके बाद हज़ारों लड़के जो है बाइकों पे गाड़ियों में एक बहुत बड़े जुलूस की शक्ल में वो आगा खान से निकले। और उसके बाद मैंने ड्राइवर को अपनी ज़ुबान में समझाया कि इधर से जाना है और इधर से अगर किसी और जगह गए तो बस ये तुम्हारा आखिरी सफ़र है, हम तो मर ही गए। तो जानता था वो भी हमको अच्छी तरीके से। तो मैं उसी रास्ते से वापस लेके गया जो हमारा रोज़ का रूट था। हम वही अजीज़ाबाद की गलियों से होते वही उधर से नौरताबाद में दाखिल हुए
ज़ियाउद्दीन की तरफ से और फिर अपने घर गए। हालांकि सारे मैं देखता था रास्ते से रूट उधर लगा हुआ था, वो टैंक और वो बख्तरबंद इधर से उधर आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, मुझे इशारे कर रहे हैं। मैं कह रहा था चलो, मुझे सब कोई वो एक ही वो था कि हमें उधर से ही जाना है जहाँ से नजीब भाई जाते थे, उसी रास्ते से गए। शहर में हूँ का आलम था, जैसे कर्फ्यू में भी ऐसे हालत नहीं देखे। वहाँ गए, घर वालों को फिर आखिरी दीदार कराया। कुछ देर के बाद सखी हसन के कब्रिस्तान में रात गए, हमने उनको दफना दिया। ये वाक़या था जो हम पे गुज़रा। बहुत सी बातें शायद इसमें रह गई होंगी, लेकिन असल जो चीज़ें थी वो ये थी, आज तक उसके मानने वाले शर्मिंदा हैं और दर बदर हैं दुनिया में। वो मार के भी शर्मिंदा है और वो शहीद होके भी ज़िंदा है। आज भी लाखों दिलों की धड़कन है। 35 साल गुजरने के बाद भी आज भी वो लोगों के दिलों में ज़िंदा है। ये था नजीब और नजीब शहीद। और उसकी दास्तान आपने उसके दोस्तों को ज़ुबानें भी सुनी, आखिरी वाक़े भी सुना, और वो जो जो चीज़ें थी वो हमने क्लियर की सारी, जो जो उसके बारे से मंसूब थी। तो मुझे यकीन है आज के बाद जो है कभी कोई उसके बारे में कोई उड़ाएगा कि दहशतगर्द था, लोगों को ऐसे मार देता था, वैसे मार देता था, तो उनके दोस्तों की ज़ुबानी ही आपने सुन लिया वो कैसा अच्छा इंसान था, कैसा लीडर था। और ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं। बहुत बड़ा, ना सिर्फ पाकिस्तान का, कराची का तो बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। अगर वो ज़िंदा होता तो आज सूरत हाल बहुत चेंज होती। बीबी शहीद ने कई दफ़ा कहा, खराज तहसीन पेश किया, उसकी बरसियों में बड़े बड़े लीडरों ने तकरीर की, और हर कोई ये कहता था कि नजीब शहीद और उसके साथियों ने पीपल्स पार्टी की नहीं, पाकिस्तान की बका की जंग लड़ी है। और यही वो अल्फाज हैं जिससे हमारे सर से फ़ख्र से बुलंद होता है कि हमने पाकिस्तान की बका की जंग लड़ी। ये था जी आज का प्रोग्राम। फिर मिलेंगे किसी और प्रोग्राम में। जब तक अपना दोस्तों, खासकर गरीबों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।